तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी का स्वागत है आपके और हमारे इस छोटे से और प्यारे से बेहतरीन से चैनल जीटी कैंपस ई लर्निंग प्रोग्राम में। तो बेटा मैं आप सभी से ये उम्मीद करता हूं कि आपने कल तक की क्लास माने प्रेरणा द्वारा आवेशन आप सभी ने कंप्लीट किया होगा और आपने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और आपने वहां से बहुत कुछ सीखा होगा। ठीक है, तो आज जो हमने कल सीखा था उसके बाद आज हम फिर से एक नए टॉपिक के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ आप सबके सामने खड़े हुए हैं। तो नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल माय डियर ऑल स्टूडेंट्स। तो आ जाइए और आज क्लास में हम मजे से पढ़ेंगे और सारी चीजों को बारीकी से समझेंगे। ठीक है बेटा, देखिए तो बेटा आज का हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है कूलाम का नियम। ठीक है, आज से ये समझ सकते हैं कि थियोरेटिकल पार्ट कवर अप है और हमें अब जो है डेरिवेटिव पार्ट समझना है। कहने का मतलब जिसमें डेरिवेशंस होंगे, फॉर्मूलाज होंगे, बहुत कुछ पढ़ने को मिलने वाला है जहां मजा भी आएगा हमें। ठीक है, तो आज हमारे पास टॉपिक है जिसका नाम है बेटा क्या, कूलाम का नियम, जिसको बोलते हैं कूलाम्स लॉ। तो कूलाम का नियम है क्या? तो सबसे पहली बात कि कूलाम का नियम जो है ये दो स्थिर, ध्यान समझना, दो स्थिर आवेशों के मध्य, मेरी बात को समझो, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले बल के बारे में बताता है। क्या कहा मैंने? यह दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाले स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताता है। इस बात को आइए मैं एक बार समझाता हूं लिख करके। ठीक है, देखिए क्या कहा मैंने कि पहली बात कि यह बल, ध्यान रहा, यह बल दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर आवेशों, दो स्थिर आवेशों के मध्य लगने वाला या लगने वाले स्थिर, इसको ब्लैक से लिखता हूं ना ताकि नोट्स अच्छे से बन सकें। स्थिर वैद्युत बल के बारे में बताता है, आराम से समझना बेटा। कैसे, जरा समझेंगे इस बात को थोड़ा सा अलग तरीके से। किस तरह से है वो समझाता हूं। पहले बस चेक कर लूं वीडियो ऑडियो से क्लियर है कि नहीं। एक बार वीडियो ऑडियो क्लियर है कि नहीं, सारी चीजें क्लियर आनी चाहिए एकदम, मतलब मक्खन की तरह। ठीक है, जरा कैसे समझते हैं बेटा। थोड़ा सा हम चाहेंगे कि हम सभी बच्चे 11वीं की तरफ थोड़ा सा बैकअप में आते हैं। और 11वीं में मैंने आपको ऑफलाइन में, ऑनलाइन में तो नहीं पढ़ाया था, ऑफलाइन में मैंने आपको एक गुरुत्वाकर्षण बल सिखाया था, है ना। तो गुरुत्वाकर्षण बल था वो क्या था, आइए उसके बारे में समझते हैं एक बार। और गुरुत्वाकर्षण बल को अगर हमने समझ लिया तो हम ये समझ सकते हैं कि आने वाले जितने टॉपिक हैं उनको मैं बहुत आराम से समझ पाऊंगा। देखिए जैसे गुरुत्वाकर्षण बल में क्या था, मैं लिख देता हूं यहां पहले तो, गुरुत्वाकर्षण बल है ना, गुरुत्वाकर्षण का बल। और मैं चाहूंगा कि आप भी नोट्स इसी तरीके से बनाते हुए चलना। ठीक है, और इधर लिख देते हैं हम जो है ही, ये तो फिर है ही स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, इधर लिख देता हूं मैं स्थिर वैद्युत बल। ठीक है, और इसकी यहां समझाऊंगा डेफिनेशन, यहां समझाऊंगा इसकी डेफिनेशन। आइए यहां क्या बताया गया था कि बेटा हमारे पास कोई भी हमारे पास में वस्तुएं हैं, समझना, दो हमारे पास कोई भी वस्तुएं हैं या कोई भी हमारे पास दो पिंड है। ठीक है, कोई भी हमारे पास दो वस्तुएं या दो पिंड है। पिंड का मतलब समझते हो ना, कोई भी पिंड, कोई भी पत्थर, इस तरह समझ लो, भारी बड़ा। ठीक है, यानी कोई भी दो हमारे पास में मास है, या ये समझ लें कोई भी हमारे पास में दो क्या है, मास। इसका मास हमारे पास मानते हैं कि इसका मास हमारे पास में है m1 और इसका मास हमारे पास बेटा क्या, m2। इन दोनों के बीच की अगर मैं दूरी की बात करूं तो इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास क्या होगी सर, r। ओके, और इन दोनों के बीच जो फोर्स काम करेगा वो क्या होगा, बोलेंगे सर F, है ना। ठीक है, तो गुरुत्वाकर्षण बल में क्या समझाया था सर ने, गुरुत्वाकर्षण बल में सर ने समझाया था कि दो वस्तुओं, ध्यान से, दो वस्तुओं या दो
दो ग्रहों के बीच लगने वाला बल, हम ग्रह भी मान सकते हैं, कोई दो पिंड मान सकते हैं कि कोई दो पिंड के मध्य लगने वाला बल इन दोनों द्रव्यमानों के अनुक्रमानुपाती होता है या समानुपाती होता है, और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। ठीक है, अगर यहां पे मैं समीकरण 1 और समीकरण 2 की युक्ति सुलझाऊं तो लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से थोड़ा सा समझाना है, क्योंकि मुझे इस टॉपिक को समझाने के लिए ये टॉपिक थोड़ा सा पढ़ाना पड़ेगा मुझे। ठीक है, चलिए, तो F प्रोपोर्शनल क्या होगा बेटा हमारे पास, m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। अगर मैं यहां से प्रोपोर्शनल हटाता हूं तो यहां मिलता है मुझे g m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर। तो बेटा यहां अगर कोई बोले कि यहाँ g क्या है, कोई हमसे बोले यहाँ g क्या है, g है क्या, तो बोलेंगे सर g हमारे पास एक नियतांक है। क्या है बेटा, g हमारे पास एक नियतांक है ना। देखिए आराम से समझना, हमारे पास कोई दो पिंड थे जिनका द्रव्यमान m1 और m2 था, इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास r थी और इनके बीच लगने वाला बल हमारे पास F था, यानी फोर्स। तो F जो प्रोपोर्शनल था इन दोनों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, F प्रोपोर्शनल था इन दोनों के गुणनफल के, मतलब दोनों के मास के गुणनफल के। तो F प्रोपोर्शनल m1 व m2 आ गया। ठीक है, और समीकरण नंबर 1 बन गया हमारे पास। ऐसी F प्रोपोर्शनल है 1 अपॉन में r स्क्वायर, मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है, तो बोलेंगे यहाँ पे F प्रोपोर्शनल 1 अपॉन में r स्क्वायर। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को जब सॉल्व किया तो क्या आया हमारे पास परिणाम, कि हमने कहा F प्रोपोर्शनल m1 m2 अपॉन में r स्क्वायर, और जब हमने प्रोपोर्शनल साइन को हटाया है तो कोई हमने कांस्टेंट वैल्यू ले ली जिसका नाम है g, जिसको हम g बोलते हैं। ठीक है, चलिए, अब इसी के बेस पर ध्यान समझना बेटा, इसी के बेस पर कूलाम साहब ने क्या बताया, कूलाम साहब ने बताया कि जो कोई दो हमारे पास वस्तुएं हैं, कोई भी हमारे पास दो वस्तुएं जिन पर आवेश क्रमशः Q1 और आवेश क्रमशः कितना है, Q2 है। जो इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया m1 और m2, और इधर क्या बताया Q1 और Q2। जब इन दोनों के बीच की दूरी क्या बताई इन्होंने, r, और इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या बताया F, Fs का मतलब बोलेंगे स्टैटिक फोर्स। कौन सा फोर्स, स्टैटिक फोर्स, Fs मतलब स्टैटिक फोर्स। ठीक है, चलिए, तो क्या समझाते हैं ये, कि किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य, समझना, किन्हीं दो वस्तुओं के मध्य लगने वाला बल, या किन्हीं, समझना, या किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, ठीक है, दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है, या मैं बोलूं समानुपाती होता है, और समीकरण नंबर 1 बना दिया। ठीक है, तथा इन दोनों के बीच की दूरी के, तथा यही बल, ये बोले तथा यही बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। समीकरण नंबर 2। इसका मतलब ये कि अगर सर हम आवेश की दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स ज्यादा लगेगा। बात को समझो, मैंने क्या बोला, अगर हम आवेश के बीच की दूरी को कम करेंगे, तो क्या होगा, फोर्स ज्यादा लगेगा। अगर दूरी बढ़ाएंगे तो फोर्स कम लगेगा। इसी प्रकार से अगर इन दोनों पर आवेश ज्यादा होगा, ध्यान समझना, अगर आवेश माने चार्ज, अगर आवेश का परिमाण ज्यादा होगा, अगर आवेश का परिमाण क्या होगा, ज्यादा, अगर परिमाण ज्यादा हुआ तो इसका मतलब यहां जो फोर्स है वो बहुत ज्यादा लगेगा। माने अगर चार्ज बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा।
चार्ज घटाएंगे तो फोर्स भी घटेगा। समझ पा रहे हैं आप मेरी बात को? आई होप कि आप मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ पा रहे हो, क्लियर हो रहे हैं, कॉन्सेप्ट मक्खन की तरफ। ठीक है, तो क्या बताया इन्होंने, कूलाम साहब ने बताया किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल या लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, जिसे हम कूलाम बल या कूलाम का नियम कहते हैं। अच्छा जी, इसको हम लिख सकते हैं यहां पे समीकरण एक व समीकरण दो से। अगर समीकरण एक और समीकरण दो को देखूं मैं तो मुझे ये समझ में आना चाहिए कि F प्रोपोर्शनल होगा Q1 और Q2 के अपॉन में आएगा R स्क्वायर। क्या आप मेरी बात से सहमत हैं? यस और नो? आप बोलेंगे यस सर, जो कंडीशन यहां थी वही कंडीशन यहां है, बस यहां पर द्रव्यमान था और यहां पे आवेश है। हाँ सर बिल्कुल। चलिए, अगर हम F इक्वल लगाते हैं तो यहाँ पे क्या आता है बेटा हमारे पास, कोई भी K, क्या आता है ये K, और K को लिखेंगे K Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर। तो ये बेटा हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला। ध्यान दो, कूलाम का बल या स्थिर बल, ध्यान देना, स्थिर वैद्युत बल लिख देता हूं यहाँ पे, स्थिर वैद्युत बल यानी स्टैटिक फोर्स। तो जो ये स्टैटिक फोर्स है वो बेटा K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर, माने ये मेन फॉर्मूला है। इसको लिखेंगे यहाँ पे हम, ये हमारा मेन फॉर्मूला है, यहाँ लिख देता हूं, मेन फॉर्मूला है। अभी ये शुरुआत है बेटा, अभी ये एंड नहीं है, आप दिमाग में रख लेना इस बात को, क्योंकि आज की पूरी क्लास हम केवल कूलाम बल पे यानी कूलाम के नियम पे करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर है। ठीक है, अब बोलेंगे सर यहाँ ये K है क्या? सर ये K है क्या? तो ये हमें याद रखना है, भूलना नहीं है। K यहाँ पर परावैद्युतांक है, क्या है बेटा? परावैद्युतांक। कुछ लोग इसको नियतांक भी बोलते हैं कि ये नियतांक है, लेकिन आज कई लोगों के भ्रम दूर होने वाले हैं। ठीक है, इसकी वैल्यू हमें याद रखनी है, K इज इक्वल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और M होती है। ये थोड़ी सी बात है, क्योंकि अभी बिल्कुल इनिशियल पॉइंट पे पढ़ा रहा हूं मैं कूलाम का नियम। इससे जस्ट थोड़ी देर बाद हम बहुत कुछ समझने वाले हैं और मजा आने वाला है। जरा आप समझिए, पहले आपने डेरिवेशन समझाई, छोटा सा डेरिवेशन क्या है आपने ये समझ लिया। एक बार आप इसकी थ्योरी समझ लें, थ्योरी समझेंगे डेरिवेशन ऑटोमेटिक समझ में आना शुरू हो जाएगा। मैंने पहले थ्योरी क्यों नहीं बताई? कारण, क्योंकि अगर पहले थ्योरी बता दूंगा तो डेरिवेशन कम समझ में आएगा। छोटा सा डेरिवेशन है तो अच्छे से समझना है। देखिए, अब इसको मैं यहां से लिखना शुरू कर देता हूं, यहां से। ठीक है, पहले मैं वहां चेक कर लूं कि आपको कितना दिखाई दे रहा है। ठीक है, एक बार वहां चेक कर लूं आपको कितना दिखाई दे रहा है। ओके, सारी चीजें क्लियर, मक्खन की तरफ, बहुत बढ़िया। चलिए, तो यहां से आपको, ठीक है, देखिए, तो क्या लिखेंगे बेटा, यहां लिख देता हूं मैं, इस नियमानुसार किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल। अच्छे समझिए प्लीज एक बार। ठीक है, दिख रहा है सबको, बढ़िया। हाँ, स्थिर वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल, ध्यान देना, गुणनफल के समानुपाती होता है। क्या समझाया बताओ?
कि कूलाम साहब ने बताया था, बेटा ध्यान देना मेरे बच्चे इधर प्लीज प्लीज, कूलाम साहब ने बताया था कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है। माने अगर आवेश बढ़ाएंगे तो क्या होगा, बल भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो होगी पहला स्टेटमेंट उन्होंने दिया, तो पहले स्टेटमेंट को हमने यहाँ क्लियर भी कर दिया था समीकरण बना के, Fs इज इक्वल टू Q1 एंड Q2। ठीक है, चलिए अब इनका सेकंड स्टेटमेंट क्या था, तथा यही बल इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। बात को समझो फिर से एक बार, अच्छे से समझनी है हमें कि इस नियमानुसार क्या था बेटा, किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती होता है, तथा इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। माने अगर दूरी आप कम करोगे तो फोर्स ज्यादा होगा, दूरी को अगर बढ़ाओगे तो फोर्स कम होगा। समझ पा रहे हो बात को, अगर दूरी इतनी सी है तो फोर्स इतना और अगर दूरी इतनी है तो फोर्स इतना, माने फोर्स कम लगेगा। इतनी आपके बात समझ में आनी चाहिए मेरे बच्चे, सभी मेरे शेर और शेरनियों को। क्लियर, मेरे गुलाब जामुन सीधी सादी जलेबी हो बस जलेबी सीधी सादी नहीं होती है ना। चलिए, तो हमारे पास में अभी तक का ये टॉपिक यहाँ तक क्लियर होना चाहिए आप सभी बच्चों को। फिलहाल हमने क्या पढ़ा, तो हमने गुरुत्वाकर्षण बल समझाया आपको, क्योंकि मुझे इसके बेस पर ये टॉपिक सिखाना था। इसके बेस पर हमने आपको थियरी समझाई, आपको ये दोनों चीजें अच्छे से आनी चाहिए और मैं इसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। ठीक है, फटाफट अगर आपको ये चीजें क्लियर है तो फटाफट एक लाइक शेयर और कमेंट कर दो, इसके बाद हम आगे बढ़े, है ना, इसके बाद हम आगे बढ़े फटाफट। चलिए इसे हटा दो मैं, देखिए यहाँ पे, तो देखिए अब इसी के जस्ट बाद हमारे पास बेटा टॉपिक आने वाला है, जिसको मैं इसी में से निकालूंगा। ठीक है ना, इसी में, तो कहते हैं ना बाल में से खाल, हाँ जी, बाल में से खाल ही निकालेंगे आज हम। ठीक है, आज हम बाल में से खाल ही निकालेंगे, समझ रहे हो ना। चलिए बिल्कुल ठीक है। देखिए तो बेटा हमारे पास में मेन फॉर्मूला था F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है, हाँ जी सर, ये तो हमारी समझ में आ गया सर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है सर। अब मैं कह रही यहाँ पे हम समझेंगे बेटा, यहाँ हम समझेंगे K की निर्भरता। तो बेटा K की जो निर्भरता है, K की निर्भरता बेटा, K की निर्भरता ये दो चीजों पर डिपेंड करने वाली है, एक मात्रक पर, एक किस पर बेटा, मात्रक पर। सबसे पहले K की निर्भरता किस पर होगी बेटा, मात्रक पर, पहला। ठीक है, और दूसरी, तो दूसरी बोलेंगे सर ये करेगी माध्यम पर, किस पर करेगी, माध्यम पर। तो K की निर्भरता किस पर होगी बेटा, यहाँ पे ना मात्रक पर और किस पर होगी, माध्यम पर। आइए समझते हैं इस चीज को हम अच्छे से। देखो K का निकालते हैं, K का SI मात्रक, ठीक। अगर K का हम SI मात्रक निकालते हैं तो मैं फॉर्मूले से निकालने का प्रयास करूंगा, तो F इज इक्वल टू K और क्या यहाँ पे Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर मैं इस R स्क्वायर को इधर भेज दूं तो Q1 Q2 जाएंगे अपॉन में, तो K का जो मान आएगा यहाँ से वो आएगा बेटा हमारे पास F इंटू R का स्क्वायर अपॉन में Q1 और Q2। क्या आप देख पा रहे हैं इतना, तो बताइए मुझे। ठीक बेटा, यहाँ पे F इक्वल क्या होगा हमारे पास, K Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। अगर K की वैल्यू चाहिए मुझे, समझो बात को, अगर मुझे यहाँ से K की वैल्यू चाहिए
तो मैं क्या करूंगा, इस आर स्क्वायर को ऊपर भेजूंगा तो जाएगा मल्टीप्लाई में, और एक Q1 Q2 आएंगे डिवाइड में। तो यहां से हमें एक मात्रक मिलता है इसका, बहुत प्यारा सा मात्रक, इसको ऐसा ही मात्रक बोलेंगे कि K का ऐसा ही मात्रक जो होगा वो हमारे पास क्या होने वाला है, तो बोलेंगे सर यहाँ पे F का मात्रक होता है न्यूटन, न्यूटन है ना, और R का मात्रक क्या होगा बेटा हमारे पास मीटर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर लिख देता हूं, न्यूटन मीटर और स्क्वायर, और कूलाम इसका कूलाम और कूलाम तो है कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर, कूलाम का स्क्वायर। क्या आपको इतनी बात क्लियर है? तो फटाफट से एक लाइक कर दो, जल्दी से देखो, जल्दी से देखो फटाफट। अभी तक हमने केवल कितना पढ़ा है, F इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है सर, K का मान निकाला, K का मान निकाला तो बल का मात्रक क्या होता है सर, न्यूटन पता है अपने को, R का मात्रक मीटर स्क्वायर पता है, R का मात्रक मीटर तो मीटर स्क्वायर हो गया, और Q का मात्रक हमारे पास कूलाम, कूलाम 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 स्क्वायर हो गया। यहां तक बताइए फटाफट, और यहां तक क्लियर तो मैं आगे बढ़ूंगा, ठीक है। चलिए अगर मैं K बराबर मान निकालूं तो क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्या है हमारे पास बराबर होता है ये 9 इंटू 10 की पावर 9। ध्यान देना K का बेटा मान बता रहा हूं, एग्जैक्ट मान क्या होता है, K इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 की पावर 9, और क्या है यहाँ पे हमारे पास न्यूटन, न्यूटन ये हमारे पास मात्रक था, ये हमारे पास मान है, ये हमारे पास क्या है बेटा मान है, ठीक है मान। अच्छा न्यूटन, फिर क्या आएगा बेटा हमारे पास मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर, और अपॉन में कितना आएगा बेटा हमारे पास कूलाम, कूलाम का स्क्वायर। क्लियर? यस सर, बिल्कुल सर, यहाँ तक तो बिल्कुल मक्खन हो गया सर, बिल्कुल। क्या आपने K बराबर वैल्यू बताई पहले, और फिर आपने इसका मान बताया 9 होता है, और मात्रक भी बता दिया आपने सर। अब इसके बाद हमें क्या समझना चाहिए, तो इसके बाद हमें समझना चाहिए बेटा ये कि इसका सीजीएस पद्धति में मात्रक क्या होगा, इसमें बेटा सीजीएस पद्धति में। देखिए मैं आपको सारी चीजें लेके चल रहा हूँ, अभी मैं केवल आपको मान निकालना सिखा रहा हूँ, ठीक है, सीजीएस पद्धति में। तो बेटा इसका सीजीएस पद्धति मात्रक है, सीजीएस पद्धति का मतलब होता है सेंटीग्राम सेकंड, सेंटीमीटर ग्राम सेकंड, ठीक है। चलिए सीजीएस पद्धति में निकालेंगे, सीजीएस मात्रक, सीजीएस मात्रक, तो सीजीएस मात्रक क्या होगा बेटा इसका, तो बोलेंगे सर इसका मात्रक होगा K बराबर फिक्स है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बराबर वैल्यू होती है 9 इंटू 10 की पावर 9, ओके। लेकिन मात्रक में हमें देखना है कि मात्रक निकालना है सीजीएस पद्धति में, और सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, बोलेंगे सर डाइन। अब मुझे ये चीजें थोड़ा हाईलाइट करनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आए। बल का मात्रक बेटा ध्यान दो, बल का सीजीएस पद्धति में, बल का सीजीएस पद्धति मात्रक कितना होता है, तो बोलेंगे बेटा 1 न्यूटन बराबर, जाना 1 न्यूटन बराबर 10 की पावर 5 डाइन होता है। ध्यान रखो इस बात को, ये बात लिखनी है साइड में छुपी करके, ठीक है, छुपी करके 1 न्यूटन इक्वल कितना होता है 10 की पावर 5 डाइन के। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा टफ लग रहा हो कि मैं आपको बहुत टफ करा रहा हूँ, लेकिन इतना टफ नहीं है मेरे बच्चे, आप बड़े आराम से समझ सकते हैं, ठीक है, मजा नहीं है। अरे यार देखिए तो देखिए यहाँ पे क्या बताया मैंने कि 1 न्यूटन, 1 न्यूटन बराबर अगर सीजीएस पद्धति में 1 न्यूटन बराबर मात्रा देखेंगे, मान देखेंगे तो कितना आएगा 10 की पावर 5 डाइन के। तो कितना है हमारे पास 10 की पावर 5, हाँ जी ठीक है 1 न्यूटन, तो न्यूटन की जगह कितना है हमारे पास 10 की पावर 5 मीटर। आपको पता होना चाहिए 1 मीटर बराबर कितना होता है 100 सेंटीमीटर, और 100 सेंटीमीटर लिखता हूँ 10 की पावर 2 सेंटीमीटर। क्या आप मेरी बात से सहमत है? हाँ सर बिल्कुल है। अब चूंकि यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बेटा स्क्वायर, तो स्क्वायर का मतलब इसका भी क्या हो जाएगा हमारे पास स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा स्क्वायर, और जब इसका स्क्वायर होगा तो कितना निकालेंगे यहाँ बताना हम, यहाँ जैसे मीटर का स्क्वायर तो इसका भी स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर हो जाएगा, तो इसका मतलब 10 की पावर हमारे पास 4 सेंटीमीटर, और पावर हो जाएगी हमारे पास 2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो अब इसका कितना है हमारे पास 10 की पावर 4 और सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, ठीक है। अच्छा जी लिख देते हैं पहले डाइन और सेंटीमीटर स्क्वायर, अपॉन में आ जाओ। अपॉन में हमारे पास बेटा आवेश है Q, आवेश हमारे पास क्या है Q माने कूलाम है ना, Q1 Q2 दिख रहा है कूलाम, कूलाम का स्क्वायर। तो ध्यान रखो बेटा 1 कूलाम बराबर, सीजीएस पद्धति में याद करो 1 कूलाम बराबर मैंने 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलाम बताया था, करो याद, स्टेट कूलाम करो याद, करो याद, मैं चाहता हूं आपको याद होना चाहिए है ना। 1 कूलाम बराबर हमने आपको क्या बताया था बेटा, यहाँ पे बताओ
3 इंटू 10⁻9 स्टेट कूलम। तो अब यहाँ लिख सकते हैं क्या बेटा हम 3 इंटू 10⁻9 और क्या बेटा हमारे पास स्टेट कूलम का स्क्वायर, ठीक है। हाँ जी, अब कर देते हैं काटा पीटी। क्या कर देते हैं यहाँ से हम काटा पीटी, थोड़ी सी काटा पीटी में देखो 10⁻9 से 10⁻9 गया, हाँ जी 3 से हमारे पास ये 3 गया कितनी बार 3 टाइम, ठीक है सर। इसके बाद क्या बचा, तो इसके बाद बोलेंगे सर हमारे पास वैल्यू आ गई k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 3 इंटू 10 की पावर हमारे पास कितना आया बेटा यहाँ पे 9 फिर से आ गया, और आ गया क्या डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति स्टेट कूलम स्क्वायर। इतनी बात आपकी समझ में आ गई होगी, मुझे उम्मीद है आप लोगों से कि इतना आपके समझ में आ गया होगा। आज आप सोच रहे होंगे सर ने आज तो यार पूरा मैथ ही सिखा डाला हमारे को, तो आज तो पूरा मैथ ही कवर कर डाला तो मजा तो तभी आ रहा है भाई, फिजिक्स में मैथ नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या ही पढ़ेंगे भाई, है ना, समझो बात को यार। तो यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो फटाफट से लाइक शेयर कमेंट देखिए शेयर जरूर किया कीजिए अपने दोस्तों के पास, जिससे बेटा हम लोग ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर पाए, है ना। देखिए तो यहाँ तक हमारे पास सीजीएस पद्धति में भी इसका मात्रक हमारे को समझ में आ गया, वैल्यू समझ में आ गई। अच्छा मैं इसको ये भी बोल सकता हूँ कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, इज इक्वल टू एक, ध्यान से देना, एक स्टेट जैसे एक डाइन सेंटीमीटर है नहीं, ना इतना ही रहने दो, छोड़ो ज्यादा मत जाओ, ठीक है। तो बेटा हमारे पास में तो बेटा यहां तक हमारी बात पूरी क्लियर हुई। इसके बाद में आगे चलते हैं और इसके माध्यम पर समझना शुरू करते हैं। किस पे? माध्यम पे। तो k की निर्भरता यानी k की माध्यम पर निर्भरता, देखो मैं एक टॉपिक लगाते हुए चल रहा हूँ, स्टार बनाते हुए चल रहा हूँ, ठीक है ना। ये मैंने एक स्टार ये बना दिया और एक स्टार आपके लिए एक स्टार मैंने आप लोगों के लिए जो है ये बना दिया, ठीक है, एक स्टार मैंने आप लोगों के लिए बना दिया और ये तो हमारे पास फिर छपाई, ठीक है। चलिए तो k की माध्यम पर निर्भरता, k की माध्यम पर निर्भरता निकालेंगे तो क्या आएगा बेटा, देखिए समझो। पहला टॉपिक हमारे पास, पहला ही टॉपिक केस नंबर वन में अगर हम आए तो मैंने कहा कि मान लो कोई हमारे पास एक Q1 आवेश ये है और एक Q2 आवेश बेटा हमारे पास ये है, Q2 आवेश हमारे पास ये है। इन दोनों के बीच की दूरी हमारे पास r है बेटा, और इनके बीच लगने वाला जो फोर्स है बेटा हमारे पास वो क्या है, F है, ठीक है ना, F। अब मैंने कहा कि ये दोनों, मैंने मान लिए कि ये दोनों बेटा किसमें लगे हुए हैं, वायु में। किसमें बेटा? वायु में। किसमें? वायु में। ये किसमें रखे हुए बेटा? वायु में रखे हुए, ठीक है। अगर ये वायु में रखे हुए हैं, ध्यान से समझना मेरी बात, अगर ये वायु में रखे हुए हैं, देखो अच्छे समझो बेटा, अगर ये वायु में रखे हुए हैं तो उस केस में क्या बोलेंगे कि सर बोलेंगे कि k की माध्यम पर निर्भरता है तो पहली वायु के लिए निकालेंगे क्या? हाँ सर बिल्कुल, पहली वायु के लिए ही निकाल लो। तो क्या आएगा बेटा हमारे पास? तो बोलेंगे सर फॉर्मूला तो वही है, F इज इक्वल टू हाँ जी K, हाँ जी Q1 और क्या Q2 अपॉन में सर R स्क्वायर। ओके सर, अब मैं कहूं कि K बराबर तो सर आपने ऊपर बताया है, तो F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन में हम R स्क्वायर लिख दें। कोई बुराई की बात बिल्कुल नहीं है सर, आप समझा चुके हो, मैं पहले आप पहले हमें समझा चुके हो, हाँ जी बिल्कुल। अब मैं आपसे कह रहा हूं, ध्यान दीजिए बेटा, कि जो हमारे पास एप्सिलॉन नॉट है, ये क्या है? एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास वैद्युतशीलता है। क्या है हमारे पास? वैद्युतशीलता। देखो समझो, तो F यहाँ पे S लगा देते हैं, S, ओके। तो F S इज इक्वल टू यहाँ आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बेटा हमारे पास Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर है। तो ये एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या बेटा? वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता ये, ठीक है। और ये बेटा हमारे पास में इसका फॉर्मूला है, किसका बेटा? ध्यान देने, वायु में होगा तब, यानी जब दो आवेश एक वायु में रखे होंगे एक दूसरे से r दूरी पर, तो वहां जो हमारे पास स्टैटिक फोर्स है होगा F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर।
और इसको बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1, इसको बना लेते हैं हम समीकरण नंबर 1। ठीक है, आप लोगों को यहां तक क्लियर होनी चाहिए पूरी बात। अगर यहां तक क्लियर फटाफट देख लो एक बार अच्छे से, ताकि मैं आगे समझाऊं। यहां तक अगर क्लियर है तो फटाफट आगे बढ़ जाऊंगा बेटा मैं, मुझे ज्यादा टाइम नहीं चाहिए, मतलब फटाफट हटा दूं, बोलो हटा दूं? हाँ जी, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप लोग देख सकते हैं कि इसकी मात्रा जैसे वायु या निर्वात की जो वैद्युतशीलता है वो एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, ओके चलिए हटाओ इसे मैं। देखिए अब इसी के बाद हम जस्ट समझेंगे बेटा अगला टॉपिक। अगला टॉपिक मैं यहाँ पे इसको इसे हटा देता हूँ। ठीक है ना, इसे यहाँ हटा देता हूँ, यहीं से समझ लेंगे हम। थोड़ा सा हटाने की जरूरत है बस हमें, और क्या। चलो इसे थोड़ा सा हटा देते हैं यहाँ से। देखिए अब इसी प्रकार अगर बेटा मैं आपको निकालूं के की निर्भरता किसमें है, के की निर्भरता माने किसमें, माध्यम में। तो के की माध्यम पर निर्भरता। अब माध्यम पर निर्भरता निकालें तो क्या करेंगे बेटा हम, तो बोलेंगे के की माध्यम पर अगर निर्भरता निकालते हैं हम, तो उस केस में मैं बोलूंगा कि मान लो कोई हमारे पास कोई तो Q1 चार्ज है और एक हमारे पास कोई मान लो Q2 चार्ज है, और ये दोनों जो चार्ज है एक दूसरे से r दूरी पर F बल लगाते हैं, स्टैटिक बल माने स्टैटिक फोर्स। ठीक है, अच्छा जी अभी मैं ये कह रहा हूं कि ये दोनों के दोनों किस में रखे हुए हैं बेटा, अगर वायु नहीं है तो क्या होगा, बोलो वायु नहीं है तो क्या होगा। अगर वायु नहीं है तो जाहिर सी बात है कोई माध्यम है, कोई भी क्या हमारे पास, बोलेंगे सर माध्यम है कोई भी, है ना भाई। जब वायु नहीं है, अगर मान लो किसी स्थान में वायु नहीं है तो जाहिर सी बात माध्यम होगा भाई, माध्यम होना ही होना चाहिए वो तो। चलो अगर माध्यम है तो उस केस में हम क्या करेंगे कि बोलेंगे सर अब एप्सिलॉन नॉट जो है वो एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, बोलेंगे क्या आएगा, तो फिर आएगा अपना एफ एस इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन एम। एप्सिलॉन एम, एम का मतलब बोलेंगे, एम का मतलब सर माध्यम की वैद्युतशीलता है। अब ये पहले किसकी थी, वायु और निर्वात की वैद्युतशीलता, लेकिन अब ये किसकी है, माध्यम की वैद्युतशीलता है। तो वहां फिर क्या क्या बोलेंगे, लिखेंगे Q1 और Q2 अपॉन में R स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो ये हमारे पास इसका फॉर्मूला आया सेकंड। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा फॉर्मूला आया, सेकंड फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला नंबर सेकंड। अब पहला हमारे पास में समीकरण 1 बन गया, ये हमारे पास समीकरण 2 बन गया। अब मैं ये कह रहा हूं समीकरण एक में भाग कर दो, क्या कर दो, भाग कर दो समीकरण 2 का। अगर समीकरण 2 का भाग कर दे बेटा हम, तो क्या आएगा हमारे पास, बोलेंगे सर f, अच्छा इसमें s न लगा के इसमें m लगा देते हैं। ठीक है, m, तो यहाँ पे लिखेंगे हम एफ एस अपॉन में f और m इज इक्वल टू क्या आएगा, तो बोलेंगे एफ एस इज इक्वल टू आएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन m, और इसका कितना है Q1 Q2 अपॉन में R स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब क्या करना है बेटा, अब वही करना है, काटा पीटी कर दो। चलो देखो Q1 Q2 से Q1 Q2 खत्म हो गया, R स्क्वायर से R स्क्वायर खत्म हो गया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट खत्म हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट m का जाएगा ऊपर, तो हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू अपॉन में एफ एम। ठीक है, एफ एम यहाँ आएगा इज इक्वल टू एप्सिलॉन m अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ये बेटा हमारे पास में, ये हमारे पास में इसका मान है, ये बेटा हमारे पास इसका क्या है, मान है। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास क्या है, इसका मान है। इनके बीच में एक छोटा सा रिलेशन है जिसे मैं आपको समझाना चाह रहा था। ठीक है, मैंने आपसे पहले ही बोला था कि देखो जब तक थियरी है तब तक थियरी चलेगी, लेकिन जब थियरी खत्म करूंगा तो फिर ऐसे खत्म करूंगा कि बिल्कुल समझ रहे हो। अब प्रॉपर आप देख पा रहे होंगे अपने पास केवल डेरिवेशन है प्रॉपर। आपने कूलाम का नियम पढ़ा होगा, मुझे पता है, उम्मीद है, मैं जानता हूं पढ़ा होगा आपने। कूलाम का नियम आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, लेकिन अभी ये कुछ नहीं है, ये आधा हुआ है। अभी इसका भी पार्ट अलग से कराऊंगा, एक मैं आपको सदिश निरूपण, ठीक है, क्या कराने वाला हूँ, सदिश निरूपण। मजा आएगा पढ़ाने में यार, टेंशन नहीं है, बहुत मजा आने वाला है, ये मान लो आप। बस आप सपोर्ट तो बनाओ थोड़ा सा, आपके सपोर्ट की जरूरत है, आई नीड योर सपोर्ट, है ना, आपकी सपोर्ट की जरूरत है बेटा। बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ अपने पास, बहुत सब कुछ है, समझ लो आप। अभी आपने फिजिक्स में आपने नाखून नहीं पकड़ा आपने नाखून नहीं पकड़ा। अगर मैं कोई पढ़ाया हुआ बच्चा अगर आपको मुझे देख रहा है इस टाइम पे, तो वो ये सोच रहा होगा कि सर ने
हम लोग ऑफलाइन में इतना मतलब बहुत लो लेवल लेके चलते हैं। क्यों? कारण है बेटा, क्योंकि हमें 12th का एग्जाम देना है, जेई का नहीं, नीट का नहीं, और ये लेवल मैं वहां से निकाल रहा हूँ, एक छोटे कंडीशन। ठीक है, अभी तो शुरुआत, देखो बहुत कुछ लेके आ रहा हूँ, टेंशन नहीं है, धमाका करेंगे बहुत बड़े बड़े। देखिए, तो एफ एस अपॉन में कितना है हमारे पास, एफ एम इज इक्वल टू एप्सिलॉन एम अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो बेटा इसकी मम्मी इसको इसकी इसकी मम्मी या पापा पापा मान लो, जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं हूँ, मेरा नाम यश यादव है, ठीक है, मैं फिरोजाबाद में रहता हूँ और मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, तो जैसे मेरी मम्मी है, अब वो तो मुझे जानती नहीं कि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ या मान मैं टीचर हूँ, भाई उन्हें ये पता है उनका बेटा टीचर है, लेकिन मुझे तो नहीं पता क्यों। तो जैसे कोचिंग में मेरे को सब सर सर बोलते हैं, ये ज्यादातर यश यादव सर के नाम से जानते हैं, लेकिन घर पे मेरा ये नाम नहीं है, घर पे मेरी मम्मी मुझे प्यार से कुछ और नाम से बुलाती है ना। तो जब मेरी मम्मी मुझे कुछ और नाम से बुलाती है प्यार से, तो वो नाम अलग है ना। हाँ जी बिल्कुल। तो उस मम्मी मेरे को कभी कभी इसमें इसकी मम्मी इसको एप्सिलॉन आर के नाम से बोल देती है। एप्सिलॉन आर का मतलब यहाँ क्या है जरा आप समझें, एप्सिलॉन आर का मतलब क्या है जरा आप यहाँ समझें। एप्सिलॉन आर का मतलब है बेटा यहाँ पे आपेक्षिक वैद्यशीलता है। क्या बेटा? आपेक्षिक आपेक्षिक वैद्यशीलता है। ठीक है, आपेक्षिक वैद्यशीलता है, आपेक्षिक वैद्यशीलता है। या इसकी मम्मी इसको एक नाम से और बोल देती है, परावैद्यतांक। क्या बोल देती है बेटा? परावैद्यतांक। मिलने वाला है टॉपिक आगे। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको मैं और बड़ा कर दूं थोड़ा सा, चलो कर देता हूं। इसको मम्मी के नाम से दिखा देती कभी कभी, टेंशन लेने की बात नहीं है, बोलो टेंशन लेने की बात नहीं है मेरे बच्चे। ठीक है, तो ये बेटा हमारे पास में आज तक के का मोस्ट 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 एक्सपेक्टेड टॉपिक था, जो कि बहुत मजा आया होगा आप लोगों को पढ़ने में, आप लोगों ने बहुत कुछ नया सीखा होगा मुझे उम्मीद है, और आपको बहुत कुछ नया मिला होगा इसमें, है ना। देखिए, अब हमें ये समझना है कि एफ एस अपॉन में एफ एम, तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि सर क्या हम ऐसे बोल दें कि एफ एस अपॉन में एफ एम जो है वो इक्वल टू के है। हाँ बिल्कुल कह सकते हैं बेटा, हम अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम चेंज करेंगे। अच्छा सर, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे सर यहाँ पे जो एप्सिलॉन एम है इसका मतलब क्या है, तो बेटा एप्सिलॉन एम का जो यहाँ मतलब होता है वो माध्यम की वैद्यशीलता मैंने बताया, और ये वैल्यू आप चिंता मत करो, अगर न्यूमेरिकल बनेगा, जैसे मान लो कूलाम के नियम पर सिंपल न्यूमेरिकल बनते हैं, सिंपल न्यूमेरिकल ऐसे बनेंगे कि यदि कोई दो बिंदु आवेश एक दूसरे से, या कोई भी दो आवेश एक दूसरे से आर दूरी पर है और वो माध्यम मतलब वायु में रखे हुए हैं, अगर वायु में रखे हुए हैं तो इसका मतलब हमें पता है सर एप्सिलॉन नॉट का मान ही आने वाला है, कोई टेंशन की बात नहीं होनी चाहिए, है ना। लेकिन अगर उस केस में मान लो कोई माध्यम बोलेगा कि पानी में है, या मान लो आपका किसी और माध्यम में है, तो वहां पर अगर माध्यम बोलेगा तो इसका मतलब ये कि आपको उसकी वैल्यू पुट करके देगा, माने उसकी वैल्यू देगा आपको एप्सिलॉन एम की वैल्यू आपको फिक्स करेगा कि एप्सिलॉन एम की वैल्यू ये होती है, लगा ले और लगा के जिंगा लाला कर ले। ठीक है, चिंता करने की बात नहीं है। आज हमने केवल कूलाम का नियम समझा है बेटा, हम कल की क्लास के अंदर कूलाम के नियम के बेस पर, ध्यान समझो, आज हमने केवल कूलाम का नियम समझा है, कल हम कूलाम के नियम के बेस पर न्यूमेरिकल करेंगे, और न्यूमेरिकल कम से कम मैं आपको 5 न्यूमेरिकल कराऊंगा अपनी तरफ से, और कम से कम 10 न्यूमेरिकल आपको करने के लिए दूंगा। ठीक है, जो कि हमारे पास फॉर्मूले पर बेस्ड होंगे। आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को क्लास बहुत अच्छी लगी हो, आप लोगों ने अच्छे से देखा हो और आपने अच्छे से पढ़ा हो। मेरे साथ साथ लिखा करो, नोट्स मेरे साथ साथ बनाया करो, क्योंकि मैं आने वाले फ्यूचर से बात कर रहा हूं बेटा। मैं किससे बात कर रहा हूं? आने वाले फ्यूचर से बात कर रहा हूं, और मेरा फ्यूचर वो है कि आपको फोकस करना है। फोकस किस लिए करना है बेटा? आपको अपनी एबिलिटी ऐसी नहीं बनानी कि एक बात को 4 बार में याद करो ना, आपने कुछ भी सुना तो आपको तुरंत याद हो जाना चाहिए, इतना अपने आप को कैपेबल बनाओ, अपने आप को फोकस करो किताबों के अंदर। ठीक है बेटा, चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और बाय बाय। और हाँ नमस्कार, मिलते रहा करो, रेगुलर पढ़ा करो मेरे से बेटा, आप जितना सपोर्ट करोगे आपसे उतना दोगुना आपको वापस करूंगा सपोर्ट। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत, बाय 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 दिल से।